नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में। आज इस चैप्टर लास्ट है एक आपके वायु जल और मृदा। क्लास सिक्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपने सेवन्थ वाला जो सिलेबस है वो शुरू करता है। ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ठीक है, ये जो सिलेबस है ना, ये पर्यावरण का टॉपिक है और ये हर एग्जाम के अंदर आपके सिलेबस में दिया होता है ना। तो शुरू करते हैं। वायु, वायु की घटक, वायु के उपयोग, जल, जल चक्र, जल संग्रहण, मृदा, मृदा के प्रकार। तो सबसे पहले बात करेंगे वायु एवं वायु की घटक के बारे में। तो आपने प्राय पेड़ पौधों की पत्तियां टहने को हिलते हुए देखा होगा। ये कोई बच्चों वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को पढ़ने नहीं है, यहाँ से देखो अपने काम की चीज। वायु अर्थात हवा गैसों का मिश्रण है। वायु जो है वो किसका मिश्रण है? वो हवा और वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। देखो, आपके पदार्थ की मेनली तीन अवस्थाएं होती है। एक तो होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। और चौथी और पांचवी अवस्था भी होती है, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बीईसी। अपने मेनली ये तीन मिलती है। तो गैस जो है वो तीसरी अवस्था है। वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। न तो इसकी गंध होती है, न इसकी रंग होता है और न इसका स्वाद होता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली सी परत होती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। मंडल का मतलब होता है समूह। ठीक है। वायु की घटक की बात करें तो वायु में एक से अधिक पदार्थ हैं, इन्हें अवयव या घटक कहते हैं। वायु के कौन कौन से घटक हैं हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है जल वाष्प। क्या है जल वाष्प? क्या है जल वाष्प? जल वाष्प है जब वातावरण की वायु किसी तरह ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर ठंडी सतह पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। तो कह सकते हैं कि वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। आगे है ऑक्सीजन। दूसरा जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। इसका अब प्रैक्टिकल करके ये दिखाते हैं बच्चों को, मोमबत्ती वाला। ठीक है। आगे है नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। और सबसे ज्यादा जो मिलती है वो नाइट्रोजन मिलती है। कितने प्रतिशत मिलती है? 78% नाइट्रोजन होती है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसका परसेंटेज याद रखना 0.03% वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना परसेंट है? 0.03% जो मिलती है। अगला है धूल और धुआं। धूल और धुआं जो है वो आपके मिलता है। धूल एवं धुआं, ईंधन एवं पदार्थों के दहन से क्या बनता है? ये धुआं बनता है। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा अन्य गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। इन गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है और बाकी गैसें 1% है। बाकी सभी को मिला के 1% है। ठीक है। बाकी सभी को मिला के कितना परसेंट है? 1% है। ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे। वापिस से आपके ये दे रखा है चार्ट, याद रखें आप। नाइट्रोजन इतनी है, ऑक्सीजन इतनी है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी है। अब एक में से पहले मैंने इन दो को जोड़ कर तीसरा सारा एक बता दिया था। अब इसमें से इतनी बाहर निकाल ली CO2, तो पीछे बाकी गैसें बच गई है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन में अन्य गैसों का अनुपात निश्चित होता है जिन्हें वायु के क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। वायु स्थान घेरती है, उसमें भार होता है तथा दाब भी डालती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये तो कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल है, आप करके देख सकते हो। आगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस से प्रतिस्थापित होती है। जंतु व पौधे श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वायुमंडल में बाहर छोड़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। इस तरह से ये क्या बना रहता है? एक सामंजस्य बना रहता है, एक चक्कर चलता रहता है जिसे वायु चक्कर कह सकते हो आप। आगे वायु के उपयोग की हम बात करें। अच्छा, एक ये गैस की मात्रा का अनुपात निश्चित रहता है तब पौधे और जंतु एक दूसरे पर क्या है? निर्भर करते हैं। वायु के उपयोग है। वायु वस्तुओं की जलने में सहायक होती है। जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। नाव चलाने, पैरासूट, ग्लाइडर, हवाई जहाज उड़ाने में सहायता करती है। पक्षी चमगादड़ को उड़ने में सहायता करती है। फूलों के परागण में सहायता करती है। बीजों के प्रकीर्णन में सहायक है। वायु बादल बनने में सहायक है। वायु की सहायता से पवन चक्की चलती है जिससे क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा। यानी पवन चक्की जो है वो कौन सी युक्ति है जो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसे हम पवन चक्की कहते हैं। ये बड़े बड़े पंखे लगे हुए होते हैं ना, और इसके लिए इसे पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। और राजस्थान के जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, यहाँ पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। ये जिले भी आपको याद रखने हैं। यहाँ पे साथ में आपके थोड़ा जीके जो पार्ट है वो भी आपका इंक्लूड हो जाता है। आगे बात करें जल की।
हमारी पृथ्वी पर कितना जल है? 3/4 जल है, लेकिन सारा आपके पीने के लायक नहीं है। परंतु क्या सारा जल जल स्रोत प्राप्त हमारे लिए पीने योग्य है? हम समुद्र के खारे पानी को पी नहीं सकते हैं, है ना? 3/4 यानी टोटल 4 टुकड़े करें, इसमें से 3 टुकड़े पानी के निकलेंगे, लेकिन वो सारा काम का नहीं है। तो अब कितना काम का देखो। जल स्रोत की बात करें तो जल स्रोत अपने कौन कौन से होते हैं? जल स्रोत में आपके समुद्र है, नदी है, झील है, हैंडपंप है, कुआं है, बावड़ी है, टांका है, ये सारे जल स्रोत हैं। ठीक है। समुद्र एवं महासागर का जल नमक के कारण खारा होता है, परंतु यह जल पीने योग्य नहीं है। अन्य स्रोत है जैसे बावड़ी, झील, नदी, झरने, ट्यूबवेल से प्राप्त जल पीने योग्य है, परंतु इनकी मात्रा पृथ्वी पर क्या है? बहुत कम है। अतः हमें जल का उपयोग मित व्यवता यानी अपनी मित्र की तरह उपयोग करना चाहिए, कह सकते हो आप। कम उपयोग करना चाहिए। जल का सूत्र H2O होता है, ये सभी जानते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर क्या बनाता है? जल। और एक चीज और बता दूं, जल का जो आपके एटॉमिक मास यूनिट में द्रव्यमान जो होता है वो 18 होता है। 18 AMU जल का होता है। जल के भौतिक और रासायनिक गुण की बात करें तो शुद्ध जल जो है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है एवं पारदर्शक होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? उबलने के लिए 100 डिग्री तापमान चाहिए और जमने के लिए यानी हिमांक जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल ठंडा होता है तो बर्फ ठोस अवस्था, तो बर्फ का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद रखना, बर्फ का घनत्व कम हो जाता है कब? जब वो किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। आगे है, जल का जो यूज है किसके रूप में करते हैं? अपने विलायक के रूप में। विलायक क्या होता है? देखो, विलयन बनता है ना, विलयन में दो चीजें होती है, एक तो होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलेय जिसको घोला जाता है और विलायक जिसमें घोला जाता है। तो पानी में बहुत सारी चीजें घोलते हैं अपने, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विलायक कह सकते हैं। जल के उपयोग में देखो, आप दैनिक कार्यों में करते हैं, खाना बनाने, नहाना, सफाई करना, पीने के लिए। इसका उपयोग सार्वत्रिक विलायक के रूप में भी होता है, हर चीज घोलते रहते हैं पानी में। जल हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर में पाचन को नियंत्रित करता है, कारखानों, उद्योगों में आता है काम, पेड़ पौधों, सब्जियों, फसल उगाने के लिए भी काम में आता है। जल चक्र की बात करें तो देखो, ये आप डायग्राम से समझ सकते हो। ये समुद्र या जो भी है जल है, जब गर्मी से वाष्प बनती है वो उड़ती है और बादल बन जाते हैं और बादल फिर बरसते हैं तो पानी बन जाता है। इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है। ये चीज यहाँ लिखी हुई है, इसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। आगे जल संग्रहण की बात आती है, जल को इकट्ठा रखने की बात आती है। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जल की मात्रा कम है और जो जनसंख्या है वो वृद्धि हो रही है और वर्षा का असंतुलन हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो वर्षा के जल को एकत्रित कर भंडारण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल संग्रहण कहते हैं। तो ये क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें यहाँ दे रखी है। जनसंख्या वृद्धि, वर्षा का असंतुलन, उद्योगों में अत्यधिक जल का उपयोग, जल का अपव्यय आदि के कारण पीने योग्य जल की मात्रा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसलिए इसको संग्रहण करने की क्या है जी? आवश्यकता है। इसमें बहुत सारी तकनीक होती है जल संग्रहण की। अब आपके जल को कैसे आपने उपयोग करना है? नल में व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, पानी के लीक होने पर तुरंत ठीक कराना चाहिए, कम शक्ति वाली वॉशिंग मशीन उपयोग करें, नाली को साफ रखें, धीमा फ्लश शौचालय या खास शौचालय का उपयोग करें, ब्रश व शेविंग करते समय नल को बंद रखें, शावर से नहीं बाल्टी से नहाएं। ये सारे जो आपके हैं इनको आप यूज करें, जो आपको जल क्या करेगा? कम यूज करेगा, यानी उसका जो खर्च है वो कम हो जाएगा। आगे मिट्टी की बात करें तो मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मृदा पौधों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखती है तथा जल और पोषक तत्वों की पूर्ति कर उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यानी कि पवन, जल और जलवायु की क्रियाओं में चट्टानें, खनिज के टूटने फूटने तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बने विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से निर्मित पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। तो ये मृदा की क्या होगी जी? परिभाषा होगी। मिट्टी की क्या होगी जी? ये परिभाषा होगी। ये चीजें आपने याद रखनी है। मृदा जो है अनेक प्रकार की परतों से बनी होती है। इसके लिए आप ये एक डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, मृदा की परतें देखो, नीचे नीचे बजरी है, फिर बालू है, फिर मृणमय है, फिर जल है, फिर ह्यूमस है। ह्यूमस क्या होता है? सड़ी गली पत्तियों का जो अवशेष होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। मृदा के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कणों के आधार पे बात करें तो सबसे पहले आती है बलुई मृदा। इस प्रकार की मृदा कण बड़े हवादार व शुष्क होते हैं। सबसे बड़े कण किसके होते हैं? बलुई मृदा के होते हैं। फिर आती है मृणमय। इस प्रकार की मृदा के कण, सूक्ष्म कण आपस में जुड़े होते हैं, कणों के मध्य वायु कम और जल अधिक अवशोषित होता है। फिर है दोमटी मृदा। इस प्रकार की मृदा में छोटे व बड़े कणों की मात्रा समान होती है।
एक तो होती है बलुई जिसके बड़े कण होते हैं, मृण में जिसके कण बहुत छोटे होते हैं, और दुमटी जिसमें बलुई और मृण में का मिक्सर होता है। इन दोनों को मिक्स किया जाए तो दुमटी दो मिट्टियों का समूह बन जाता है जिसे दुमटी कहते हैं। ये बात आप याद रख सकते हैं। जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? जल धारण का मतलब जल को रोक के रखने की क्षमता, अपने ऊपर रोक के रखने की क्षमता तो मरने में होती है, और जल अवशोषण की क्षमता जो है वो ब्लूई में ज्यादा होती है। आगे मृदा संरक्षण की बात करें तो मिट्टी जो है तेज हवाओं और जल के साथ में जो बहती है उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं, और इसको रोकने के कार्य जो है उसे मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा संरक्षण हेतु क्या उपाय कर सकते हैं? उपजाऊ मिट्टी के बहने से रोकने के लिए वृक्षारोपण कर सकते हैं, क्योंकि वृक्षारोपण से उनकी जड़ों के अंदर रुक जाएगी मिट्टी। प्राकृतिक वनों को संरक्षण देना चाहिए, फसल को काटते समय जड़ों को मिट्टी में रहने देना चाहिए। खेतों के चारों ओर बायो फेसिंग करनी चाहिए, जैविक बाड़ लगा देनी चाहिए ऐसी जिससे मिट्टी उड़े नहीं। तो ये सारे काम आप कर सकते हो। तो ये अपने बात की अपने जल के इस चैप्टर के बारे में, है ना। तो समुद्र, वर्षा, कुआं, तालाब, नदी, बावड़ी, झील, हैंडपंप, ये क्या है? जल के प्रमुख स्रोत हैं। ये इस चैप्टर में हमने चर्चा की थी। तो पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4 है। सजीव क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो आपको ऑक्सीजन O2 गैस ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है? नाइट्रोजन है, 78% है। ये चीज आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से ये अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आगे ये कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, ये अपने कोई ज़्यादा काम का तो है नहीं। ट्रैफिक लाइट वगैरह ये आप फॉलो करें, और यातायात के नियमों का पालन करते हुए गाड़ी को चलाना है आपने। तो इस तरह से अपना सिक्स्थ क्लास जो है इसका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया है। अब अपने शुरू करेंगे किसका? 7th क्लास का जो सिलेबस है वो शुरू करेंगे। ठीक है, अपने टोटल 17 चैप्टर जो है वो सिक्स के पढ़ लिए हैं। अब अपने शुरू करेंगे किसका? 7th क्लास का सिलेबस। तो जुड़े रहें हमारे साथ और पूरा एनालिसिस करेंगे। आपको बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये सीरीज कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए